नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी मित्रों को। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय जायसवाल यानी जायसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों गणित पेडागोजी की, मैथ्स पेडागोजी की बात करेंगे, गणित शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। क्लास नंबर 14 है। आपको पता है प्रत्येक क्लास में 15 बेहतरीन महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हर क्लास में होती है। और सिलेक्शन पाने के लिए एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इन 15 प्रश्नों को बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ के जाइए, क्योंकि यह सिलेक्शन में बहुत ही मदद करेंगे दोस्तों। आपको पता है किसी सब्जेक्ट में सिलेक्शन पाना हो टीटी एग्जाम में, तो पेडागोजी उसका 80% रोल होता है। क्योंकि आपको अगर लैंग्वेज की बात करें तो ग्रामर में आपने पढ़ा हुआ बचपन से, लेकिन पेडागोजी आप केवल डीएड बीएड बीटेक इसमें पढ़ते हैं, यानी कि टीटी डिप्लोमा में पढ़ते हैं। इसमें आपको पेडागोजी पढ़ते हैं। बाकी जो भी आपने बचपन से पढ़ता है, गणित भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो नंबर सिस्टम आपके आते हैं। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं दोस्तों। इसकी पिछली क्लासेज आई होप आप लोगों ने मिसिंग कर दी है, नहीं देख पाई है, तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा करें, इसके बाद प्लेलिस्ट देखें। सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर है। समय बहुत कम है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। समय को ध्यान में रखते ही चलना है, जो समय के साथ चला है वही आगे बढ़ा है। तो पहला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। कल हमने पिछले क्वेश्चन कल की क्लास में पूछा था गणित की प्रकृति कैसे नहीं होती है, ठीक है। तो गणित की प्रकृति आपकी विस्तृत रूप में नहीं होती है, ठीक है। गणित की जो प्रकृति है विस्तृत रूप में नहीं होगी, बाकी जो ऑप्शन थे आपके वो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्राप्त उद्देश्य का कौन सा क्षेत्र होता है? जो प्राप्त उद्देश्य होता है उसका क्षेत्र सीमित होता है, अस्पष्ट होता है, विशाल होता है या निश्चित होता है? तो प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र कैसा होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो सीमित होता है। जो हम उद्देश्य अपना बना के रखते हैं, लक्ष्य जो हमारा उद्देश्य होता है उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो प्राप्त उद्देश्य जो होता है वह सीमित ही होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए वीडियो को लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें अपने परिवार को, शिक्षकों के परिवार को। प्रश्न आ चुका है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? यह बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में, ठीक है, किस शिक्षण में प्रभावी होता है? गिनती सिखाने में, लिखने में, वाचन में या हस्तलेख सिखाने में? तो सही ऑप्शन सटीक आंसर जान लेते हैं। तो आपको सभी लोग जानते हैं अबेकस गिन तारा के नाम से आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। गिन तारा, तो गिन तारा मतलब क्या होता है? गिनती संबंधित होगी। गिन तारा से या अबेकस का प्रयोग जो है बच्चों में गिनती सिखाने में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। क्योंकि हम भैया बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की बात कर रहे हैं, तैयारी हमारी हो रही है प्राइमरी टीचर की, तो उसी के लेवल के प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। प्रश्न आ चुका है अगला है, गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों कि गणित अध्ययन की बात करेंगे, मैथ्स प्रिपरेशन की बात करेंगे, बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। यह जो तथ्य है गणित शिक्षण के जिस समान उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी गणित शिक्षण के समान उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह तथ्य जो आपका स्टेटमेंट है, तथ्य है, यह किस समान उद्देश्य की पूर्ति करता है गणित शिक्षण में? क्या वह आपका व्यवहारिक उपयोगिता है, सांस्कृतिक उपयोगिता है, खेल व मनोरंजन के लिए उपयोगिता है, या आपका अनुशासनिक उपयोगिता होगी? देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हर प्रश्न की व्याख्या करता हूँ, क्योंकि समझने जो प्रश्न समझ में आ गया वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे लिए गर्व की बात होती कि आप लोग हमारे प्रश्नों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होना। यह तथ्य गणित शिक्षण के जिस समान उद्देश्य की पूर्ति करता है वह समान उद्देश्य है अनुशासनिक उपयोगिता की पूर्ति करता है। किसका करता है? अनुशासनिक उपयोगिता की पूर्ति कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, आकृतियों का निर्माण, मापन इत्यादि गणित की किस शाखा में सीखते हैं? दोस्तों आकृतियों का निर्माण, कोई भी आकृति है उसका निर्माण करना, ठीक है, ये आकृति होगा, इसका निर्माण करना, इसका मापन करना, ये इत्यादि जो है गणित किस शाखा में हम सीखते हैं? क्या वह बीज गणित में हम सीखते हैं आकृतियों का निर्माण और मापन, अंक गणित में, रेखा गणित में, या समुच्चय सिद्धांत में? देखिए हम बात करते हैं आकृति की, बात करते हैं रेखा
गणित आ जाती है, मापन की बात करते हैं, रेखा गणित आ जाती है दोस्तों, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेखा गणित में होती है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका, आप सभी को नमन है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप सभी लोगों को होता है, शिक्षकों को होता है। उन सभी शिक्षकों को मेरा नमन है दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, हर प्रश्न अटेंड कीजिएगा। आकृतियों का निर्माण, ये आपका प्रश्न रिपीट हुआ है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके मैथ्स पेडागोजी में। विद्यार्थी गणित में त्रुटि पता लगाकर उसे स्वयं ठीक कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं, आपके स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स में जो त्रुटियां होती हैं उनको पता लगाकर स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। यह विशिष्टता किस प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? किस उद्देश्य के बच्चे प्राप्त कर लेते हैं कि त्रुटि करते हैं, त्रुटि को पता लगाकर स्वयं ठीक कर लेते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का। तो यह जो विशिष्टता कहलाती है, किस प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति बताती है? अवबोधन की, कौशल की, ज्ञान की, सांस्कृतिक की। तो दोस्तों व्यवहार से संबंधित सांस्कृतिक जो आता है ऑप्शन, ये व्यवहार से संबंधित होता है। कौशल जो होता है वह निपुण से संबंधित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाए, गणित में कोई त्रुटि है और उसे स्वयं ठीक कर लेना, यह किस उद्देश्य की प्राप्ति है? आपके अवबोधन उद्देश्य की प्राप्ति है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न। हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। उद्देश्य प्राप्त की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जो उद्देश्य प्राप्त की छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जब आप कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, जो छोटे छोटे क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे कार्य और क्रियाएं होती हैं, वह क्या कहलाती हैं? उस प्राप्त उद्देश्य के लिए उद्देश्य ही कहलाएंगी, या व्यवहारगत प्रतिफल कहलाएंगी, या प्राप्त उद्देश्य, या उपर्युक्त सभी कहलाएगा। तो दोस्तों उद्देश्य प्राप्त की जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं, जब हमें उद्देश्य प्राप्ति हो जाता है तो वह उद्देश्य प्राप्त उद्देश्य कहलाते हैं। वन ये सही उद्देश्य है, हमारे जो क्रियाएं हुई हैं छोटी छोटी, वो क्रियाओं के साथ हमारा जो उद्देश्य है वह प्राप्त उद्देश्य में बदल जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है, जो गणित विषय है इसका अत्यधिक प्रयोग करता है, विज्ञान करता है, राजनीति करती है, भूगोल करती है, अर्थशास्त्र करती है। देखिए गणित का प्रयोग तो सभी करते हैं, चारों ऑप्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अत्यधिक प्रयोग की जब भी यह ऑप्शन की बात करें, इस ऑप्शन को हमें चूज करना हो तो विज्ञान ही जाएगा, साइंस ही जाएगा। क्योंकि विज्ञान और गणित, ये समझ लीजिए, गणित अगर भाई है तो विज्ञान बहन है। और इस भाई दूज के त्यौहार पर आप सभी को शुभकामनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अगर गणित भाई है तो विज्ञान बहन है, ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग आपके विज्ञान में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। गणित को कहा गया है विज्ञान का सिंह द्वार, विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र, विज्ञान का दास, या विज्ञान का घर कहा गया है। तो गणित को क्या कहा गया है मेरे दोस्तों? गणित को विज्ञान का सिंह द्वार कहा गया है, ठीक है, कुंजी द्वार कहा गया है, ठीक है। किसने कहा था? ये आपका स्टेटमेंट है, परिभाषा। ये बहुत बार आपकी टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो हर प्रश्न लाएंगे जो पूछे जाते हैं, हर प्रश्न की बात करेंगे जो संभावित प्रश्न होने वाले हैं। लाइक शेयर कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता हासिल नहीं की है, जरूर हासिल करें, क्योंकि आपका अपना परिवार है। इस परिवार का सदस्य बनने के लिए अपने आप को गौरवान्वित करें। प्रश्न आ चुका है, गणित विषय में विद्यार्थी की रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? देखिए गणित विषय में, गणित सब्जेक्ट में, मैथ सब्जेक्ट में विद्यार्थियों स्टूडेंट में अगर रुचि पैदा करना हो, रुचि पैदा करने के लिए आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं बताइए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, या खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की बात कर रहे हैं। तो गणित विषय में यानी 1 से लेकर 5 तक के कक्षाओं के विषय में जो है विद्यार्थियों में अगर रुचि पैदा करना हो तो सबसे प्रभावी तरीका यही होता है कि खेल विधि से शिक्षण करवाएं। जी हाँ दोस्तों, खेल खेल में गणित सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक बच्चों के लिए। अगला प्रश्न आ चुका है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इस प्रश्न पे एक लाइक सभी लोग कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगमन विधि मार्ग है, जो आपका आगमन विधि है, खोज का मार्ग कहलाता है, लक्ष्य का मार्ग कहलाएगा, अनुकरण का कहलाता है, या तीव्रता का कहलाता है, ठीक है। तो आगमन विधि तो तीव्रता हो नहीं सकता, सभी लोग समझे हैं कि आगमन विधि बहुत ही धीमी विधि मानी जाती है, ठीक है। बहुत देर, इसमें बहुत समय खर्च होता है आपके आगमन विधि में। तो आगमन विधि का मार्ग क्या होता है? आगमन विधि का मार्ग देखिए लक्ष्य भी नहीं हो सकता, अनुकरण का तो अनुकरण का भी नहीं होगा, मार्ग पूछा है।
ठीक है, तो मार्ग क्या हो जाएगा, खोज का मार्ग होगा। आगमन विधि मतलब क्या है, देखिए जो प्राइमरी टीचर में छोटे बच्चों में आगमन विधि क्यों अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उदाहरण देकर बताया जाता है, पहले उदाहरण बाद में नियम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे खोज का विधि, ये जो आगमन विधि मार्ग है इन बच्चों में खोज करती है कि कौन भैया किस मार्ग में जाने वाला है। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में यह खोज करती है बच्चों की। ये आगमन विधि है, बच्चों की खोज कर ली तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, ये खोज करती है। आपकी आगमन विधि का मार्ग खोज करना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ लें, वहाँ पे सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, हमारा जो आइकन है वह आपको दिख जाएगा। ठीक है, आइकन आपने हमारा देख लिया होगा, JK है आपका। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, ऐसा उल्टा J है और इसी में आपका K है। प्रश्न आ चुका है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है। आप लोग सभी लोग जाते हैं मैथ्स पेडागोजी की बात करते हैं, गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य होता है इनमें से किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य जो होता है, प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस वर्क जो होता है हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो अभ्यास कार्य किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है। शुद्धता से हल करने की आदत के विकास में महत्वपूर्ण होता है, मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं में गति के विकास में महत्वपूर्ण होता है, गणित में गणना संबंधी कुशलता का विकास करने में, प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने में। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य जो होता है किस आधार पर महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाई बहन, हर गृहिणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने के कौशल का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य किसके लिए होता है, तो अभ्यास कार्य आपका प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करने के कौशल में होता है। अगला प्रश्न आ चुका है, हमारी इष्टा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, समझते हैं। और अगला प्रश्न आ चुका है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, यदि जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनका अवबोधन आपको हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों हम छात्र की बात कर रहे हैं, जो जब छात्रों बालकों बालिकाओं में ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, वो समझ जाते हैं इन आकृतियों को, जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, जब समझने के बाद अवबोधन हो जाने के बाद छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा, आकृतियों का वर्गीकरण करने का परिवर्तन हो जाएगा, वैसे ही आकृतियों के खींचने के व्यवहार में परिवर्तन होगा, या आकृतियों की प्रशंसा करने के व्यवहार में परिवर्तन होगा, या गणितीय परिषद पट्ट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो किसका होगा, सही आंसर जान लेते हैं दोस्तों। जब भी हम बालक बालिकाओं की ज्यामितीय आकृतियों के अवबोधन के बारे में बात करते हैं, जब उनको अवबोधन हो जाता है तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन कैसा होगा, उनके आकृतियों का वर्गीकरण करने का परिवर्तन हो जाएगा कि उनके आकृतियां जो हैं, ठीक है, ज्यामितीय जो आकृतियां उनको वर्गीकरण कैसे करना है, ऐसा परिवर्तन व्यवहार में बच्चों में हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न आ चुका है, लाजवाब प्रश्न, वीडियो लाइक करते जाइएगा, कि डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। ब्लूम आपने नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम डॉक्टर BS ब्लूम है, और इनके मतानुसार, इनके कथानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है, सीखने के अनुभव से है, मूल्यांकन के साधन से है, या इन सभी से है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं शिक्षकों, कि डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित आपके शिक्षण उद्देश्य से भी है, सीखने के अनुभव से भी है, मूल्यांकन के साधन से भी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 1-2 प्रश्न और रह गया है, प्रत्येक प्रश्न 15 प्रश्नों का एक क्लास होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर हम आप लोगों को करते नहीं है, उतना ही प्रेशर करते हैं जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है, जितना आप लोग प्रश्नों को अटेंड कर सकें। प्रश्न यह दोस्तों कि छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। प्रश्न को एक बार समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है, हर प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उत्तर 1 बार में दीजिए, ये मेरा ट्रिक है, मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 2 बार पढ़िए, उत्तर 1 बार में दीजिए। यानी छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग करवाई गई। ठीक है, रेखा गणित कुछ आकृतियां हैं, उनमें से जो त्रिभुजाकार आकृतियां हैं कुछ, ठीक है, उनको अलग करवा दी गई। ठीक है, ये त्रिभुजाकार आकृतियां हैं, इनको अलग करवा दी गई। इसका जो उद्देश्य क्या होगा, ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक होगा, अनुप्रयोगात्मक होगा, उपयुक्त सभी होगा। तो दोस्तों मान लीजिए चतुर्भुज है, कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है, कोई आयत दिया है, कोई वर्ग दिया है, इसमें से त्रिभुज को हम अगर अलग करवा दें कि इनको अलग कर दें त्रिभुज,
ठीक है, छांट कर लिखना है, तो ऐसे जो प्रश्न होता है, ये जो शिक्षक कार्य करवा रहे हैं बच्चों से, त्रिभुज को अलग करवाना, यह बालकों के लिए अवबोधात्मक उद्देश्य होगा। शिक्षक चाहते हैं बालकों में अवबोधात्मक उद्देश्य की प्राप्ति हो। तो किस प्रकार का उद्देश्य हो जाएगा? त्रिभुज को अलग करना अवबोधात्मक उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। उपलब्धि परीक्षा एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर होता है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। आप लोगों ने पढ़ा होगा उपलब्धि परीक्षा और आपने पढ़ा होगा नैदानिक परीक्षा। इन दिनों में डिफरेंस क्या है दोनों एग्जाम्स में? ठीक है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या होता है? उद्देश्यों का अंतर होता है, प्रकृति का अंतर होता है, कठिनाई स्तर का अंतर होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो देखिए, मैं आपको बता देना, उपलब्धि परीक्षा वह होता है कि आपने जो पढ़ा है, आपने जिन 15 प्रश्नों को पढ़ा है, इसमें से आपने कितने प्रश्नों को उत्तर दिया, कितने पर उपलब्धि पाई है। अगर आपने 10 पर पाई है उपलब्धि, 12 पर पाई है, 13 पर पाई है, 8 पर पाई है, ठीक है, और जो उपलब्धि पा ली आपने, ठीक है, हमारा उद्देश्य यही कि आपने कितनी उपलब्धि पाई, ये जानना बहुत जरूरी है। और नैदानिक परीक्षा होती है कि आपने जो उपलब्ध नहीं कर पाए उसका निदान करना। ठीक है, कोई भी समस्या है उसको निदान करना ही नैदानिक परीक्षा होती है। तो दोनों में अंतर केवल उद्देश्यों का होता है और कुछ नहीं, ना कठिनाई स्तर का, ना प्रकृति का। ठीक है, केवल इन दोनों परीक्षाओं में, उपलब्धि परीक्षा, नैदानिक परीक्षा में केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज की क्लास। आप लोगों को कैसे लगी? प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट करते रहें, अपने जायसवाल सर को सपोर्ट करें, अपने परिवार को सपोर्ट करें। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसिए, हमेशा खुश रखिए। जितना खुश रहेंगे उतना ही आपके लिए सेहत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। जिन्होंने कर लिया, बहुत ही बहुत बड़ा धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। और माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को जो सपना है शिक्षक बनना, वो जरूर पूरा हो, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से मेहनत करते हैं, दिल जान से मेहनत करते हैं। और अंत में बस यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेस चल रही हैं आपके एग्जाम पैटर्न पर। मॉडल पेपर आपको आ रहे हैं। मैं 2-3 दिन में मेहनत करके 2-2.5 घंटे का एक वीडियो बनाता हूँ। सोचो, लगातार में 2-2.5 घंटे, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर 40 मिनट बोलना हो, स्पीच करना हो, उतने में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं 2-2.5 घंटे की वीडियो जो आपके लिए उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा टारगेट है, आप लोगों का सिलेक्शन है। आप लोगों का सिलेक्शन यानी कि मेरा सिलेक्शन है। आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरा ड्रीम्स पूरा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, शिक्षा ही प्रकाश है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।